हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस बिल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान के कुछ एमसीक्यू जो कुछ क्वेश्चंस हैं हम उसको करेंगे। तो बिना लेट करते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यू का ये है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया गया था उसको हम लोग मूल संविधान या फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यही क्वेश्चन है कि उसके द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन पारित किया गया था या संविधान जो पारित किया गया था उसमें कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 390 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां, ये 7 अनुसूचियां होगा यहाँ पर, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, और आपका लास्ट ऑप्शन है 398 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ठीक, तो इसमें जो मूल संविधान के द्वारा जो संविधान हमारा लिखा गया था उसमें जो कुल अनुच्छेद की अगर हम बात करेंगे तो कुल अनुच्छेद थे 395, और अगर अनुसूचियों की बात करेंगे तो कुल अनुसूचियां कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। अब यहाँ पर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक, कि जैसे वर्तमान में देखिए मूल संविधान जो लिखा गया था उसमें 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान में लगभग नियर अबाउट अगर हम लोग अनुच्छेद की बात करेंगे तो लगभग 470 प्लस के आसपास आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स क्या होता है, देखिए हमारा संविधान जो लिखा गया था वो पॉइंट्स में लिखा गया था, उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग संविधान की भाषा में आर्टिकल या अनुच्छेद बोलते हैं। अगर हम लोग मान लीजिए अनुसूचियां, यहाँ पर 8 अनुसूचियों की बात की गई है, वर्तमान में अगर शेड्यूल या अनुसूचियों की बात की जाए तो वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 शेड्यूल या 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि संविधान में पहला जो अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था उसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, संविधान में पहला जो संशोधन किया गया था, पहला संशोधन या अमेंडमेंट जो किया गया था वो कब किया गया था, 1951 में किया गया था। और इसके द्वारा क्या जोड़ा गया था, इसके द्वारा जो 9वीं अनुसूची थी या 9th जो शेड्यूल था उसको जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को। ओके, तो वर्तमान में टोटल 12 आपकी अनुसूचियां हैं, 470 प्लस अनुच्छेद है। अगर हम लोग भाग की बात करेंगे तो भाग कितने हैं, जिस समय संविधान लिखा गया था उस समय जब भाग थे वो कितने भाग थे, 22 पार्ट्स या भाग थे। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान में कुल कितने भाग हैं हमारे संविधान में, तो वर्तमान में 25 चैप्टर या पार्ट्स हैं। ये चीज आप समझिएगा। तो आई होप मैंने आपको यहाँ पर सारी चीजें बता दी हैं कि मूल संविधान कौन था जिसको संविधान सभा ने बनाया था और वर्तमान की कंडीशन क्या है ये मैंने आपको बता दिया। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है संविधान के अनुच्छेद 1 में, देखिए यहाँ पर ये 1 है, ये रोमन नंबर में तो नहीं होगा, रोमन नंबर में तो पार्ट्स होते हैं, तो इसको आप 1 लिख लीजिएगा। ठीक है, तो संविधान का जो अनुच्छेद 1 है इसमें भारत को क्या बोला गया है। ओके, भारत को क्या कहा गया है। आर्टिकल्स भी कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आपको लर्न करना होगा। इसको परिसंघ बोला गया है या महासंघ बोला गया है या परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार पर यह बोला गया है, राज्यों का संघ बोला गया है। अब देखिए आपको पता है कि जो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है या पार्ट स्टार्ट हुआ है, तो पार्ट नंबर जो फर्स्ट है, पहला पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, पहला पार्ट जो है द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज है, मतलब राज्य एवं उनके केंद्र शासित प्रदेश या राज्य एवं उनके केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है पार्ट नंबर फर्स्ट में। ओके, राज्य एवं उसके केंद्र शासित प्रदेश। अब इसी पार्ट नंबर जो फर्स्ट है ये आपका जो है फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 तक है। पहला चैप्टर कहां से कहां तक है, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 4 तक है, ये चीज आप याद रखेंगे। इसी आर्टिकल नंबर 1 में क्या बोला गया है, भारत को क्या बोला गया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, जो भारत होगा वो क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या होगा, राज्यों का संघ। भारत या दोनों दो नाम है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखिएगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया। अब देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यों के संघ के लिए या संघ वर्ड के लिए, जो मैं वर्ड यहां लिख रहा हूं, संघ शब्द के लिए किस टर्मिनोलॉजी का यूज किया गया है, यूनियन का यूज किया गया है, याद रखिएगा। अगर हम लोग
अमेरिका के संविधान से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करेंगे तो अमेरिका के संविधान में संघ वर्ड के लिए फेडरेशन वर्ड का यूज किया गया। किसका यूज किया गया है? अगर हम उस वहां की बात करेंगे तो फेडरेशन। अब फेडरेशन और संघ में डिफरेंस क्या है, ये चीज आप समझ लीजिए। देखिए, संघ का मतलब ये है कि कोई भी राज्य अपने इच्छा से कभी भी जो इंडिया का जो संघ है या राज्यों का संघ है उससे अपने आप को अलग नहीं करेगा। जबकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में संघ के लिए फेडरेशन वर्ड का यूज किया गया है। इसका मतलब है कि वहां पर जो राज्य हैं वो एग्रीमेंट या एक क्या है, आपसी विचारधारा या आपसी सहमति का एक आधार है। यहां पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी राज्य कभी भी अपनी इच्छा से अपने आप को अलग नहीं कर सकता। जबकि अमेरिका में कोई भी राज्य है, अगर उसकी चीजें फुलफिल नहीं हो रही है तो वो अपने आप को उस संघ से अपने आप को अलग भी कर सकता है, इसलिए वहां फेडरेशन वर्ड का यूज किया गया। ओके, तो पार्ट नंबर फर्स्ट फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4 तक है। इसमें क्या बोला गया है कि द स्टेट एंड इट्स यूनियन टेरिटरीज, कुल कितने राज्य हैं आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में 28 स्टेट हैं और कितने आपके यूनियन टेरिटरीज हैं, तो टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, याद रखिएगा। लास्ट यूनियन टेरिटरीज जो है वो दादरा नगर हवेली एवं जम्मू जो दमन दीव है इसको मिलाकर पूरा एक यूनियन टेरिटरीज कर दिया गया है ना, 26 जनवरी 2020 को, याद रखिएगा। ये मैं यहां बता दे रहा हूं कि जो यूनियन टेरिटरीज, जैसे ये दादरा नगर हवेली, क्वेश्चन आता भी है दादरा नगर हवेली, इसमें अब क्या है, जो अलग अलग दो दमन दीव थे, अब दमन दीव थे, इनको मिलाकर अब एक यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। और ये कब किया गया? 26 जनवरी। कब किया गया है? 26 जनवरी 2000, ये आपकी जो घटना है 2020 की घटना है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक, 26 जनवरी 2000, ठीक है, ये 20 की घटना है। ये दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव में को मिलाकर क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया। जबकि अगर हम लोग बात करेंगे जम्मू कश्मीर और जो आपका लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, इनको 26 जो फाइनल इसको दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को, इनको भी केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, बांट दिया गया है। तो याद रखिएगा इनका जो डेट है वो 26 जनवरी 2000 ठीक 20 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अब देखिए, नागरिकता संबंधी प्रावधान, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर कौन सा पढ़ेंगे, पार्ट नंबर अगर हम सेकंड पढ़ेंगे तो पार्ट नंबर सेकंड में किसकी बात की गई है? नागरिकता की बात की गई है। ओके, नागरिकता, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग सिटीजनशिप। ओके, तो जो भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान है ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? फ्रॉम आर्टिकल नंबर, देखिए पहला चैप्टर 1 to 4 था, तो सेकेंड चैप्टर जो होगा फ्रॉम आर्टिकल नंबर 5 to आर्टिकल नंबर 11। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक जो है इसमें नागरिकता संबंधी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया है। अब इंडिया में कैसी सिटीजनशिप है आपको पता होना चाहिए। अब भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। किसका प्रावधान किया गया है? एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने किस कंट्री से लिया है? तो इसको हम लोगों ने इंग्लैंड से लिया है, या जिसको हम लोग ब्रिटेन बोलते हैं, उस संविधान से हम लोगों ने इसको उधार में लिया है। एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप मतलब पूरे इंडियन टेरिटरी में आप कहीं भी ट्रैवल करिए, आपके पास आपका सिर्फ आधार कार्ड होना चाहिए, उसके अलावा नागरिकता का कोई और प्रावधान आपके पास और कोई सबूत आपके पास नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 1 to 4, 5 to 11 बोला गया है, तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11, जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। एकल नागरिकता किस कंट्री से हमने ये उधार लिया है? तो हम लोगों ने इंग्लैंड से। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैं और ही बता देता हूं। कोई भी व्यक्ति है कितने प्रकार से भारत का नागरिक बन सकता है? अगर हम बात करेंगे कोई भी व्यक्ति कितने प्रकार से भारत का नागरिक बन सकता है, तो हमारे संविधान में टोटल 5 टाइप या 5 प्रकार दिए गए हैं कि उसके आधार पर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। 5 प्रकार कौन कौन से? जैसे अगर पहला बोलेंगे बाय बर्थ या जन्म से बोलेंगे, बाय बर्थ या जन्म से। अगर दूसरा हम बोलेंगे तो बाय डिसेंट मतलब वंश परंपरा से।
अगर हम बात करेंगे तो वंश परंपरा के द्वारा भी कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। वंश परंपरा का मतलब क्या है? मान लीजिए आपके माता पिता भारत के नागरिक हैं, लेकिन आपका जन्म भारत में ना होकर किसी और कंट्री में हुआ है। मान लीजिए आपके माता पिता वहां पर घूमने जाते हैं या जॉब करते हैं, ऐसी कंडीशन में आपकी नागरिकता भी भारतीय नागरिकता ही होगी। ओके, इसको वंश परंपरा से बोलेंगे। तीसरा टाइप हम लोग बोलेंगे, तीसरा टाइप हो जाएगा बाय नेचुरलाइजेशन मेथड या देशीयकरण, एक वर्ड होता है बाय नेचुरलाइजेशन या देशीयकरण। ठीक है, देशीकरण एक मेथड होता है जिसके द्वारा क्या होती है, भारत सरकार किसी भी विदेशी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे सकती है। अब अगर हम चौथा टाइप बोलेंगे बाय रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण। बाय रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण, पंजीकरण के द्वारा भी कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। मान लीजिए पाकिस्तान का कोई व्यक्ति है, वो भारत का नागरिक बनना चाहता है, इसके लिए उसको भारत में ठीक अपना पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद भारत सरकार, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कम से कम जो है 7 साल तक उसको भारत में रहना होगा, तब भारत सरकार क्या है, जो संसद है वो उसको नागरिकता प्रदान करेगी। ओके, और लास्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब क्या है कि भूमि अर्जन के द्वारा, ठीक, क्या हो जाएगा, भूमि अर्जन। तो भूमि अर्जन के द्वारा भी कोई व्यक्ति क्या है, भारत का नागरिक बन सकता है, याद रखिएगा। ओके, तो भूमि अर्जन के द्वारा या इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, आप यहां पर ये 5 टाइप हमने बताए हैं जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति क्या है, भारत का नागरिक बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान जो है नागरिकता, जो नागरिकों के मूल अधिकारों को क्या है, निश्चितता प्रदान करता है, या जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको नागरिक मतलब क्या है, एक सर्टिफाइड करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से कहां तक है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, दूसरा है अनुच्छेद 12 से लेकर 30 तक, तीसरा है अनुच्छेद 15 से 35 तक, और चौथा है अनुच्छेद 14 से 32 तक। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में ढेर सारे आते हैं। तो देखिए यहां पर बात की गई है किसके, मूल अधिकार, या किसकी बात की गई है, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। किसकी बात की गई है, मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए मूल अधिकार मतलब हमको आपको पता है कि हमारे संविधान में मूल अधिकारों के लिए एक चैप्टर है, जिस चैप्टर को क्या बोला गया है, चैप्टर नंबर 3 बोला गया है, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या है, एफआरस मतलब फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, ये चीज आप याद रखिएगा। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक जरा बताइएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, इसमें क्या है, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, ये चीज आप यहां पर याद रखेंगे। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है ये किस कंट्री से हम लोगों ने बोरो किए हैं, फ्रॉम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उस देश से हम लोगों ने मूल अधिकारों को क्या है, वो बोरो किया है, ये चीज आप याद रखिएगा। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैं और बता देता हूं, जैसे संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, तो आप याद रखेंगे संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसके पास में है, सुप्रीम कोर्ट के पास। किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट। ओके, अंतिम व्याख्या करने का याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकारों का गारंटी करता बनाया गया है। किसका, मूल अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकारों का क्या बनाया गया है, गारंटी करता। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा, मूल अधिकारों का गारंटी करता कि मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों का हनन होता है, ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट उनको इंप्लीमेंट कराएगा, ये चीज आप याद रखेंगे। ओके, तो इसको मूल अधिकारों का गारंटी करता बोला गया है। आर्टिकल 32 में आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट को ये मूल अधिकारों का गारंटी करता बनाया गया है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट उसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो आपके पास है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए रिजर्वेशन या आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझना होगा। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तो फिर आंसर देने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। पहला क्वेश्चन ये है कि जो सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, रिजर्वेशन की जो बात की गई है, तो केंद्र सरकार जो सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन देती है, तो किस अनुच्छेद के तहत वो बाउंडेड है या बाध्यकारी उसके ऊपर रहेगा। पहला अनुच्छेद है 14, दूसरा है 16, तीसरा है 17 और चौथा है 23।
तो सही आंसर आपको पता होगा, बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं है, इजी क्वेश्चन है। आर्टिकल नंबर 16। अब देखिए फंडामेंटल राइट जब आप पढ़ोगे तो फंडामेंटल राइट में सबसे पहले समता के अधिकार की बात की गई है। किसकी बात की गई है? समता का अधिकार। अब समता का जो अधिकार है, ठीक है, ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? फ्रॉम आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18, और इसी 14 से 18 के बीच में आर्टिकल नंबर 16 है, जिसमें क्या बोला गया है? जिसमें बोला गया है लोक नियोजन में अवसर की समता। मतलब सरकार के द्वारा जो भी वैकेंसीज निकाली जाएंगी उनमें अवसर की समानता की बात की गई है, आर्टिकल नंबर 16। और इसी 16 में क्या है? आरक्षण का प्रावधान भी बोला गया है कि SC, ST, OBC या EWS है, इनके लिए आरक्षण की बात आर्टिकल नंबर 16 में की गई है। ये चीज आप याद रखेंगे। ओके, अब आर्टिकल नंबर 14 में क्या बोला गया? इसमें क्या बोला गया? विधि के समक्ष समता। कानून की नजर में भारत का प्रत्येक नागरिक इंक्लूडिंग एलियन मतलब विदेशी, ये क्या होंगे? समान होंगे। तो इसमें क्या बोला गया है? मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, कानून के समक्ष या विधि के समक्ष क्या है? समता की बात की गई, राइट फॉर इक्वालिटी या कानून की नजर में, है ना। आर्टिकल नंबर अगर हम 17 की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 17 में क्या है? अनटचेबिलिटी का एबोलिशन, मतलब अस्पृश्यता का अंत बोला गया है इसमें, कि जो अस्पृश्यता होगी, किसी भी तरीके से अस्पृश्यता है तो उसका निषेध, अस्पृश्यता का निषेध या अंत की बात की गई। अस्पृश्यता चाहे वो फिजिकल रूप में हो, चाहे लैंग्वेज के फॉर्म में हो, चाहे विचारधारा के आधार पर हो, कैसी अस्पृश्यता है तो अनुच्छेद 17 में इसको बोला गया है। ओके, 23 में क्या बोला गया है? देखिए अनुच्छेद नंबर, जैसे मैंने आपको बताया कि 14 से लेकर 18 राइट टू इक्वालिटी है, वैसे ही 19 से लेकर 22 तक है राइट टू फ्रीडम है, वैसे ही 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो अनुच्छेद 23 में क्या बोला गया? किसी भी व्यक्ति के साथ या मतलब सरकार या उसके साथ कोई भी ग्रुप या संगठन, जैसे आपके मान लीजिए वस्तुओं की खरीद फरोख्त होती है, उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, मनुष्य का खरीद फरोख्त नहीं होगा, ना ही मनुष्यों के साथ जबरदस्ती कोई उनसे दुर्व्यवहार किया जाएगा, ना ही उनसे कोई बलात्श्रम, मतलब बिना सैलरी के उनसे कोई जबरदस्ती कोई काम नहीं कराया जाएगा, बलात्श्रम इसको बोलते हैं, याद रखिएगा। 23 में यही बोला गया कि मानव दुर्व्यापार का निषेध, अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे तो आपका यहाँ सही आंसर होगा आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसका आचरण करने का निषेध करता? मैंने अभी जवाब दिया, अस्पृश्यता का जो अंत है उसके लिए आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल नंबर 17 होगा। कुछ आर्टिकल चलिए हम लोग और देख लेते हैं। यहाँ पर जितने भी आर्टिकल लिखे हैं सारे आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत है ना। जैसे पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद, ठीक, आपका समानता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, बस इतना पूछ देगा, तब भी आपको जवाब देना पड़ेगा। ओके, तो देखिए आर्टिकल नंबर 15 में क्या बोला गया है? आर्टिकल नंबर 15 में बोला गया है कि राज्य अपने नागरिकों के साथ, 15 की बात मैं कर रहा हूं, राज्य अपने नागरिकों के साथ केवल, याद रखिएगा वर्ड केवल, धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 15 में बोला गया। आर्टिकल 15 जो है स्पेशली महिलाओं और बच्चों को ध्यान में रखकर लिखा गया था। इसी आर्टिकल नंबर 15 में एक डाला गया है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, वो भी आप किस में पढ़ सकते हो? आर्टिकल नंबर 15 में बोलोगे, जो कि महिलाओं के लिए। ओके, शैक्षणिक संस्थानों में जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, रिजर्वेशन का प्रावधान है, वो भी आपको अनुच्छेद 15 में ही दिया गया है, अगर आप थोड़ा सा डीप में किताब पढ़ेंगे। 16 मैंने अभी बताया, लोक नियोजन में अवसर की समता। अनुच्छेद 18 में क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 18 में बोला गया उपाधियों का निषेध, मतलब बिना राष्ट्रपति के परमिशन से कोई भी भारतीय व्यक्ति किसी भी देश से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, वो आर्टिकल नंबर 18 में बोला गया। ठीक है, उपाधियों का निषेध, लोक नियोजन में अवसर की समता 16, राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये 17 में है। तो आपका यहाँ सही आंसर होगा आर्टिकल नंबर 17। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? देखिए राष्ट्रपति की बात हो रही है, आप तुरंत कौन सा चैप्टर आपको मिलेगा? चैप्टर नंबर जो आपका, अगर हम बात करेंगे, सॉरी, चैप्टर नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ चैप्टर नंबर जो है
5, याद रखिएगा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्या है? द यूनियन। क्या है? द यूनियन, या इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको हम लोग संघ बोलते हैं, याद रखिएगा। इसी संघ में आर्टिकल नंबर 52 से लेकर आर्टिकल नंबर 78, इसमें किसकी बात की गई है? इसमें कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव की बात की गई। किसकी बात की गई है? कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव, याद रखिएगा। अब यहां पर हमने क्यों लिखा कार्यपालिका? देखिए, कानून बनाने का काम होता है संसद का, लेकिन कानून को लागू करने का या इंप्लीमेंट करने का काम किसके पास होता है? ये काम होता है आपका कार्यपालिका या द एग्जीक्यूटिव। इसी कार्यपालिका का जो प्रधान होगा, जो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, वो कौन होगा? हमारा राष्ट्रपति होगा, याद रखिएगा। इसको कार्यपालिका का प्रधान बोला गया है। इसके साथ साथ कार्यपालिका के और कौन कौन लोग हैं जो कार्यपालिका में आते हैं, इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए, राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, ये भी कार्यपालिका का ही पार्ट होगा। इसी तरीके से प्रधानमंत्री, ये भी कार्यपालिका का ही पार्ट होगा अगर हम सेंटर की बात करेंगे। इसी तरीके से जो इसका मंत्रिमंडल होगा, ये भी कार्यपालिका में आएगा, इंक्लूडिंग महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सब कार्यपालिका के अंग होते हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मैं बताऊंगा आगे, महान्यायवादी, ये सब कार्यपालिका के ही अंग होते हैं। इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। ओके, तो यहीं पर बोला गया है कि राष्ट्रपति को री इलेक्शन की बात के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 52, आर्टिकल 55, आर्टिकल 54, आर्टिकल 57। ठीक है, 52 से लेकर 78 तक आपको राष्ट्रपति के बारे में आपको पढ़ना होगा। डिटेल वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो मैं अच्छे से आपको चीजें बताऊंगा। यहां पर सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 57। आर्टिकल नंबर 57 में क्या है? री इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। जबकि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में एक व्यक्ति मैक्सिमम 2 टाइम भारत उसका यूएसए का राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति बनने के लिए जो मिनिमम एज की बात करेंगे तो वो 35 ईयर होगी, इंक्लूडिंग राज्यपाल का भी 35 ईयर होता है। आपका उपराष्ट्रपति, इसका भी मिनिमम एज कितना होगा? 35 ईयर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। ओके, अनुच्छेद, अब कुछ अनुच्छेद और है, इसमें से कोई बहुत अनुच्छेद इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं। जैसे अनुच्छेद 52 में क्या है? इसमें पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है, मतलब राष्ट्रपति का जो पद है उसकी बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद नंबर 52 या 52 में बात की गई है। उसी तरीके से अनुच्छेद 54 में क्या बोला गया है? इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसमें क्या बोला गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का मतलब क्या हो गया? कि राष्ट्रपति को चुनने के लिए जो सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे उसको निर्वाचक मंडल बोलते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधि, मैं बता देता हूं आपको अगर इस आर्टिकल को थोड़ा सा डिटेल में, कि देखिए, लोकसभा प्लस राज्यसभा, इसके जो इलेक्टेड मेंबर, याद रखिएगा, नॉट नॉमिनेटेड, इसके लोकसभा और राज्यसभा के जो क्या होंगे? आपके जो आपके निर्वाचित सदस्य होंगे, निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके साथ साथ जो राज्य हैं, राज्यों के विधानसभाओं, याद रखिएगा, विधान परिषद की बात नहीं कर रहे हैं, विधानसभा, विधानसभा के भी क्या होंगे? जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके साथ साथ दिल्ली प्लस पांडुचेरी, दिल्ली और जो पांडुचेरी है, इसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। अब चूंकि जम्मू कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरीज है, तो वहां पर भी विधानसभा के लिए इलेक्शंस होंगे, तो वहां के मेंबर्स भी राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट अब से करेंगे जब होगा, और वहां पर विधानसभा का इलेक्शन होने के बाद में। तो याद रखिएगा, निर्वाचक मंडल की बात इसमें की गई है। और अनुच्छेद अगर हम बात करेंगे, इसमें क्या बोला गया है? री इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है। और अनुच्छेद नंबर 55 है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है 55। इसमें क्या बोला गया है? कि राष्ट्रपति अगर अपने पद पर बैठा है और उसकी जो पद सीमा है, जो 5 साल होती है, वो समाप्त हो जाए, समाप्त होने के बाद वो अपने पद पर तब तक बैठा रहेगा जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव या इलेक्शन नहीं हो जाता। ये बात की गई है 55 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, उसको आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई। देखिए, राइट फॉर एक्सप्रेशन, आपका जो भाषण करने की स्वतंत्रता, इन सब की बात किसमें की गई है? तो हमने आपको क्या बताया, अगर हम लोग आर्टिकल्स की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22, इसमें किसकी बात की गई? राइट, ठीक, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार इसमें बात की गई है। अब इसी स्वतंत्रता के अधिकार में जो आर्टिकल नंबर 19 है, आर्टिकल नंबर 19, इस आर्टिकल नंबर 19 में क्या है? जो क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की गई है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कोई भी बिजनेस अपनाने की स्वतंत्रता, कोई भी यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, कोई शांतिपूर्वक कोई सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ये सब आपको आर्टिकल नंबर 19 में मिलेगा। तो आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आर्टिकल नंबर 19 होगा। ठीक है, अब 20, 22, 21 ये भी एक शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देता हूं। आर्टिकल नंबर 20 में क्या चीज बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को, एकदम शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए, ठीक, एक से अधिक बार राज्य दंडित नहीं करेगा। ये आर्टिकल नंबर 20 में बोला गया। अगर हम आर्टिकल नंबर 22 की बात करें, अनुच्छेद 22 में क्या बोला गया? मैंने अभी आपको बताया कि ये स्वतंत्रता के अधिकार का लास्ट है। कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार होता है तो गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या राइट्स हैं। सबसे पहले, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पुलिस उसको गिरफ्तार करने आती है, ऐसी कंडीशन में उस गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के क्या क्या राइट है? पहला, पुलिस को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। दूसरा, कि उस व्यक्ति को ये फ्रीडम होगी कि वो अपने मनपसंद वकील को हायर कर सके। तीसरा, 24 घंटे से ज्यादा उसको जो पुलिस स्टेशन है उसमें नहीं रखा जाएगा, उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो ये गिरफ्तार व्यक्ति के राइट्स भी हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 22 में आपको मिलेगा। अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 में क्या है? इसमें क्या बात की गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा, ठीक, स्थापित प्रक्रिया, इसकी बात की गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो अधिकार होगा वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही उससे छीना जाएगा, अन्यथा नहीं। तो अनुच्छेद 21 में यही बोला गया है, किसी भी व्यक्ति के जीवन या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात जो की गई है वो आर्टिकल नंबर 21 में की गई है। तो अनुच्छेद 19 आप याद रखिएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो आज चलिए हम लोग यहां तक रखते हैं, आप इसको अच्छे से समझिएगा। ये मेरा पहला क्लास है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो हम धीरे धीरे और भी वीडियोस बनाएंगे और आपको ये पसंद आएंगे। ठीक है, थैंक यू। और इस चैनल को जो है सक्सेसफुल एकेडमी को आप लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। जो सभी लोग बोलते हैं वो मैं भी आपसे बोल रहा हूँ। ओके, थैंक यू।